प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। तलबा, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है तरक्की पसंद तहरीक। ससीद तहरीक के बाद जो तहरीक वक्त और ज़रूरत के लिहाज से अहम समझी गई वो तरक्की पसंद तहरीक की। हुस्न इश्क, ख्याली परवास और कैफ व शुरूर का गलबा जब हद से बढ़ा तो इस तिलिस्म को भी तोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा सच्चा ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद ज़फ़र की कहानियों का मजमूआ अंगारी शाया हुआ। इस मजमूए से न सिर्फ समाजी और सियासी हलकों में हलचल पैदा हुई बल्कि सरकारी मिशनरी भी हरकत में आ गई। इशाअत के 4 माह के अंदर ही ये किताब ज़ब्त कर ली गई। इन कलमकारों का मकसद ये था कि दक़यानूसी रिवाज, तबक़ाती कशमकश और घिसी पिटी रिवायतों को ख़त्म किया जाए, तोहम परस्ती से आज़ाद हुआ जाए और ज़िंदगी को उसके सियाक़ व सबाक़ में देखने की कोशिश की जाए। नीज़ औरतों को मर्द समाज के जुल्म सितम से आज़ाद कराना, समाज में उनकी अहमियत को उजागर करना और तालीमी निस्वां का ख़ास ख्याल रखना भी इस तहरीक के मकासद में शामिल था। इस तरह अंगारे की इशाअत तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा साबित हुई। हकीकत निगारी के इस रुझान ने अदब को तक़वियत बख्शी और तरक्की पसंद तहरीक ने इन कलमकारों को एक प्लेटफॉर्म अता किया। सरमायादारी, जागीरदारी, इनक़लाब रूस, इश्तराकियत, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म वगैरह से मुताल्लिक़ सवालात ये सब उस वक्त के हिंदुस्तानी अदीबों के जहनों में उठ रहे थे। किस अंदाज से ज़िंदगी को जिया जाए, सियासी और कौमी बेदारी में कैसे हिस्सा लिया जाए, बेहतर माशरे की तश्कील के लिए अदीबों को किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदब क्या है, अदब के मेयार का तयन कैसे किया जाए। इन तब्दीलियों की इसी ख्वाहिश और गौर व फिक्र के इसी मुसलसल अमल ने मुल्की तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तहरीक को उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का नाम दिया गया। इसके लिए ये ज़रूरी था कि तयशुदा मकासद के तहत कोई अंजुमन कायम की जाए। लिहाजा इस ख्याल ने अमल का रूप धारा तो लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की एक अंजुमन कायम की गई। इसके बानी मेंबर, उनमें सच्चा ज़हीर, मुल्क राजानंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता, मोहम्मद इमदाद तासीर वगैरह शामिल थे। एक इस मंशूर में ये भी कहा गया कि जिसमें इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हिंदुस्तानी माशरा तब्दीलियों से दो चार है। इस अंजुमन का मकसद ये करार दिया गया कि अपने अदब को क़दामत परस्तों के इजारे से निकाल कर अवाम से करीब तक लाया जाए, इन्हें ज़िंदगी और वाक़इयत का आइनादार बनाया जाए, जिससे हम अपना मुस्तक़बिल रोशन करेंगे। और वो है हमारी रोटी, हमारी बदहाली, हमारी समाजी पस्ती का और सियासी गुलामी का सवाल। वो सब कुछ हमें अपने इंतशार में आग और अंधी तक़लीद की तरफ ले जाता है। क़दामत पसंदी है और वो सब कुछ जो हम में तनक़ीदी सलाहियत पैदा करता है, जो हमें अपनी अज़ीज़ रवायात को भी अक़्ल व इदराक की कसौटी पर रखने के लिए उकसाता है, जो हमें सेहतमंद बनाता है और हम में इत्तेहाद और यकजहती की क़ुव्वत पैदा करता है। इसी को हम तरक्की पसंदी कहते हैं। ये भी तय किया गया इसके मंशूर में कि हिंदुस्तानी को कौमी ज़बान का दर्जा दिलाने और इसके लिए इंडो रोमन रस्म ख़त को राइज करने के लिए राह हमवार की जाए, फ़िक्र ख्याल की आज़ादी पर जोर दिया जाए, अदीबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ज़रूरतमंद अवामी अदीबों की किताबों की इशाअत में मदद की जाए। नतीजे के तौर पर अप्रैल 1936 में लखनऊ के रिफ़ाए आम क्लब हॉल में एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ़ ज़बानों के हम ख्याल अदीब व शायर इस मकसद के तहत जमा हुए कि आलमी सियासत के पस मंज़र में अपनी ज़बान व अदब के मसाइल का जायज़ा लें और गौर करें कि मौजूदा हालात में अदीब का क्या किरदार होना चाहिए, अंजुमन का काम क्या हो और किस तरह अवाम से इसका रिश्ता जोड़ा जाए। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद ने खुतबा सदारत पढ़ा। मौलाना हसरत महानी और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी तकरीरें की। सज्जाद ज़हीर तंजीम के सेक्रेटरी बनाए गए। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस ही में ये बात वाज़ेह हो गई कि अदब में इफ़ादियत और मकसदियत ही को तरजीह दी जाना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने नुक्ते नज़र की वजाहत इन लफ्ज़ों में की। हिंदुस्तानी अदीबों का फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का भरपूर इजहार करें। हम अदब को अवाम के करीब लाना चाहते हैं।
اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کی بنیادی مسائل کو موصول کرے۔ یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں۔ ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لاچاری، سستی اور قوم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان خیالات اور ساختوں کے تحت یہ کاررواں آگے بڑھتا گیا۔ افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں ہی اس سے متاثر ہوئے۔ سماجی مسائل کی عکاسی اور اظہار کی بے باکی جو روایت سجاد ظہیر، احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر نے انگارے کے ذریعے قائم کی تھی، وہ آگے بڑھتی گئی اور آئندہ اسی طرح کا لکھا جاتا گیا۔ سعادت منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چند، عزیز احمد، غلام عباس، حیات انصاری، علی عباس حسینی، اپیندر اشک، راجن سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، شوکت صدیقی، سہیل عظیم آبادی، اختر قریشی، احمد قاسمی وغیرہ نے اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ شاعروں میں علی صدر جعفری، ساحر، فیض، مجروح، کیفی اعظمی، مخدوم محی الدین، جزوی، جانثار اختر، ان شعراء نے اس قافلے میں شامل رہے۔ افسانہ نگاروں اور شاعروں کے اس قافلے نے نادر و نایاب تخلیقات اور شاہکار ادب پیش کیا۔ ترقی پسند تحریک نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ اردو تنقید کو فکر کی ایک نئی جہت سے متعارف کرایا۔ حال ہی کے مقدمے شعر و شاعری سے مادہ اور شعور کی جو بحث شروع ہوئی تھی، ترقی پسندوں نے اس بحث کو آگے بڑھایا اور تعبیر و تنقید کی نئی راہیں دریافت کی۔ وہ ترقی پسند تحریک کے اہم نقادوں میں جنہوں نے اس مادے اور شعور کو شعر سے قطع نظر ترقی پسند تحریک کے اصولوں پر جو گامزن رہے اور اس روایت کو آگے بڑھایا، ان میں نشان حسین، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم، محمد حسن، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ کا نام سامنے آتے ہیں۔ ترقی پسند نظریے سے جو ادب تخلیق ہوا وہ یقیناً اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ تسلیم کیا۔